हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह 3 बजे यहाँ पर लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और डेली क्लास होती है। ये बंधी हुई क्लास है, मतलब ये कह सकते हैं ये क्लास आपकी हमेशा होती है, ठीक है ना। और शाम को 5 बजे जीके करंट अफेयर की और 5 बजे 5:30 बजे आपकी यूपी जीके की, 6 बजे ग्रामीण परिवेश की और 8:45 में आपकी हिंदी की क्लास होती है। तो आप लोग डेली की तरह क्लास ले सकते हैं, ठीक है। चलिए सभी को जय हिंद, गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून, राम राम, गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद। चलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है देव जी के ट्रिक्स, जहां पर आपको ग्रामीण परिवेश की सबसे बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेगी। यहाँ पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वही चीज़ को भी यहाँ पर देखो हाईलाइट कर दिया है कि कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून तक चलता है। मतलब जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनको भी हाईलाइट कर दिया है और बनने वाले जो भी प्रश्न आपके हैं वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। एक बार अगर आप पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप कहेंगे कि जितनी भी पीडीएफ सर के पास हैं सभी पीडीएफ हम परचेज कर लेंगे। सबसे कम दामों में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, सबसे जोरदार आपका कंटेंट भी है। हर एक चीज़ आप लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं। अगर आप किसी किताब को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, कोई किताब आपके पास है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, या किसी का कोर्स लिया और आप समझ रहे हैं कि कितना पढ़ें कितना ना पढ़ें, तो आप हमारे इस पीडीएफ को आप परचेज कर लीजिए। और इस पीडीएफ में आपको बहुत कुछ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि मात्र 99 रुपये में यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी आपको दी जा रही है। साथ में यहाँ पर योजनाएं भी इसी में आपको मिल जाएंगी। यूपी का कुछ करंट अफेयर भी आपको इसी में मिल जाएगा और इसी के साथ साथ 725 एमसीक्यू भी हैं वो भी आपको इसी में मिलेंगे। और साथ में 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी पीडीएफ में आपको मिलेंगे मात्र 99 में। पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं और जो लोग यूपी जी के यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो यूपी जी के भी पढ़ सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर बेहतरीन आपकी यहाँ पर थ्योरी है उसको भी हाईलाइट किए और साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें रखे गए हैं। तो आप लोग हमारे ऐप से जरूर जुड़िएगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है। देव जी के ट्रिक हमारा ऐप भी है, तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं या लिंक से आपको क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से कौन सा है। चलिए बताना है अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय किस प्रकार से लिखा जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अंतर्राष्ट्रीय जो आपका आ रहा है, काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर और कुछ लोग यहाँ पर दे रहे हैं, चलिए ए नंबर दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग ए दे रहे हैं तो आप बताइए टा में जो होता है ये राष्ट्रीय है ना, क्या होता है राष्ट्रीय होता है। तो क्या ये सही होगा क्या भाई। ए नंबर जो लोग ए नंबर दे रहे हैं तो ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय में जो टा होता है, टा में ये आपका लगा होता है, ये कि इसमें तो आपको लगा ही नहीं है। तो भाई ये कैसे हो सकता है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना। फिर यहाँ पर अगर आप लोग सी नंबर दे रहे हैं तो आप बताइए सी नंबर जो आपका ता है ना, ता में नहीं होता है, रा में होता है। अंतर्राष्ट्रीय में रा में उड़ा होता है इस प्रकार से। तो भाई आपका यहाँ पर सी नंबर भी आपका गलत दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार से होता है। तो याद रखिए अंतर्राष्ट्रीय 2 प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय 2 प्रकार से सही माना जाता है। एक तो अगर यहाँ पर जैसे क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय ये लिखा है, ये रा को हटा दिया जाते, रा में उड़ा देते तो आपका हो जाता। या तो आप लोग यहाँ पर इस वाले को अंतर्राष्ट्रीय कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से सही होता है। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय 2 प्रकार से सही लिखा जाता है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा सब लोग, ठीक है ना। जिनको लग रहा है कि हाँ गलत है तो वो लोग अपना चेक कर सकते हैं। 2 प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अगला दिया गया, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार का होता है। चलिए तो स्वर संधि देखिए यहाँ पर 4 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर डी हो जाएगा। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। हमने आप लोगों को ट्रिक बताया था द्विगु अयादि, क्या बताया था, द्विगु अयादि है ना। तो अयादि नहीं लिखता, वयाद लिख लेना है, वयादि क्या लिखना है, वयादि। दीर्घ संधि होता है ना, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आपकी पूरी अयादि संधि। इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यहाँ पर देखिए 5 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 5 की अगर हम बात करते हैं तो देखो आपका दिया गया है, देखो यहाँ पर रा है, यहाँ पर भी रा है और यहाँ पर भी रा है। और जिसमें भी आपका रा होता है वो हमेशा तत्सम होता है। इसका मतलब आपका ये वाला जो ऑप्शन है ए नंबर वो आपका राइट हो जाएगा, इसमें तत्सम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रस का विलोम शब्द में से क्या होता है। चलिए बताना है क्रस का विलोम क्या होता है। क्रस का विलोम क्या हो जाएगा।
तो देखो भाई, क्रश मतलब होता है जैसे कोई दुबला पतला होता है ना, दुबला पतला होता है, तो इसका क्रश का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका पुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा 6 का ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। यहाँ पर 7 नंबर में शुद्ध कौन सा है कि आयुष और ऋचा बाजार गई, आयुष और ऋचा बाजार गए। देखो यहाँ पर आयुष है और ऋचा है और गई दिया है, तो इसका मतलब क्या सिर्फ स्त्रीलिंग दो एक है क्या, यहाँ पर एक आपका है पुल्लिंग है और एक स्त्रीलिंग है, तो इसके हिसाब से गलत हो गया। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी वाला, देखिए आपका जो राइट आंसर है वो आपका बी वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे पूछा गया है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है, देखिए ऑप्शन जो आपका है यहाँ पर के लिए नहीं होता है, तो जिसका भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। याद रखिए ये ऑप्शन जो आपका है युग्म सही नहीं है। अगला दिया गया है, हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आपका आएगा, हिंदी शब्दकोश में सर्वप्रथम जो आपका आएगा कौन सा आएगा। तो देखो यहाँ पर देखिए इसमें तो 4 अक्षर हैं, इसमें तो आपके 3 अक्षर है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका यहाँ पर अंकन आपको चंदी बिंदी दी गई है और यहाँ पर अंक की बिंदी दी गई है। तो पहले आपका अंक होता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर अंक की बिंदी होती है, और यहाँ पर देखो ना दिया है और यहाँ पर रा दिया गया है ना, मतलब यहाँ पर का के बाद ना है लेकिन यहाँ पर का के बाद क्या है, रा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, अन्याय शब्द का संविच्छेद बताना है। यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, अन्याय शब्द का संविच्छेद क्या होगा। चलिए 10 का ऑप्शन दीजिएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा अन्य धन अन्य, क्या बनेगा, अन्य धन अन्य हो जाएगा। या तो इसको हम लोग 2 प्रकार से बना सकते हैं, एक तो आपका निकलेगा आ धन नी धन आय, ठीक है, क्या निकलेगा, आय निकलेगा। तो इस हिसाब से कर सकते थे, तो आपका ये जो इस हिसाब से अन्य धन अन्य, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या है, आपका बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, या तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते थे, आ धनी धन आय, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तद्भव से तद्भव बने तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित करना है। चलिए तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को आपको बताना है, 11 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर दिया गया सत्तू का दिया है, क्या दिया है, सतुआ दिया है ना। यहाँ पर लौंग का लवांग दिया गया है जो कि गलत है। यहाँ पर घोड़ा का घोटक, देखिए ऑप्शन सी वाला जो आपका है, ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंसर सी नंबर। अगला दिया गया है, रथी का विलोम शब्द में से क्या है, रथी का विलोम शब्द में से क्या है, 12 का ऑप्शन लॉक करिएगा। रथी का होता क्या है, चलिए रथी का होता क्या है, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, रथी का विलोम शब्द में से क्या है। तो चलिए रथी का विलोम यहाँ पर बताइए, रथी का विलोम क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विरथी दिया है, विरथी दिया है, तो यहाँ पर विरत होना चाहिए, क्या विरत होना चाहिए, लेकिन बड़ी की मात्रा चढ़ा दी गई है, तो इस हिसाब से ये गलत है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी वाला, यहाँ पर अर्थी इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर अर्थी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं, सारी पृथ्वी के राजा को कहते हैं 13 नंबर में, क्या कहते हैं इन्हें। तो याद रखिए सारी पृथ्वी के जो राजा होते हैं उन्होंने बोला था चक्रवर्ती राजा, है ना, बोलते हैं ना, इतना पूरा नाम लेते हैं चक्रवर्ती राजा, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के राजा होते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो देखो यहाँ पर विवाद कैसा है, सार कैसा है, रूप कैसा, आय कैसी, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जिसका ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है, तो जैसे उत्कंठित मतलब जो इच्छुक होता है ना, उत्सुक होता है या लालयित होता है, ये उत्कंठित होते हैं। लेकिन अभिलाषा जो होती है, अभिलाषा ये उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं होता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जिसका है डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में क्या समास हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपका द्विग समास। द्विग समास मतलब जो संख्यावाची होता है। ठीक है, और हमने आपको बताया है कि अब आयोग थोड़ा सा सुधार तो किया ही है भाई, 2016-17 के हिसाब से अपवाद क्वेश्चन आपका है कि कहीं बहुब्री होता है, कहीं दिग होता है, लेकिन अब आपको ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको मिलेगा द्विग समास मिलेगा या तो बहुब्री मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। इसके पहले वाले भी प्रैक्टिस सेट में हमने आपको पढ़ाया था कि जल प्राण पुत्र एक किस शब्द के अनेकार्थी होते हैं। तो ऑप्शन बनेगा क्या यहाँ पर 17 नंबर में, 17 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, जीवन के हैं, है ना, किसके हैं, तो ये जीवन के अनेकार्थी होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला दिया गया है, खाला का घर का अर्थ क्या होता है, खाला का घर का अर्थ में से क्या हो जाएगा। तो खाला का घर में क्या होता है भाई, मौसी का घर तो हम कह नहीं देंगे,
क्यों भाई, खाला का घर के मतलब है मौसी का घर तो कहेंगे नहीं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो भाई खाला का घर मतलब होता है आसान, क्या बोलेंगे यहाँ पर, आसान काम बोल देते हैं ना, कि कोई खाला का घर नहीं है जो इतना आप लोग आसान समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, आसान काम बनेगा। क्या बनेगा भाई, आसान काम इसको ऑप्शन बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है। यहाँ पर बहुवचन राइट क्या हो जाएगा। सब लोग भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए काफ़ी मात्रा में आप लोग जुड़ जाते हैं और डेली वही शब्द आप लोगों से रिपीट करना पड़ता है, और डेली आप लोग टाइम टेबल से आते हैं, जानते हैं कि हाँ ये क्लास वही टाइम से चालू होती है, वही प्रैक्टिस सेट होता है, वही सर होते हैं, है ना, सब कुछ वही है। लेकिन लाइक शेयर करने के लिए आप लोग भूल जाते हैं कि लाइक शेयर भी करना है। इस चीज़ के लिए आप लोग भूल जाते हैं, मतलब कुछ देने के लिए आप लोगों के अंदर ये भी नहीं है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं, फ्री घर पे बैठे के सब कुछ शिक्षा ले रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों को फर्ज बनता है ना। चलिए, नदी का जल ठंडा है सामान्य बहुवचन बताना है, आपका राइट क्या हो जाएगा 19 नंबर में। तो 19 की अगर हम बात करते हैं, नदी का जल ठंडा है, सभी नदी का जल ठंडा है, नदियों का यहाँ पर देखिए बहुवचन के हिसाब से क्या बनेगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, नदियों का जल क्या है, ठंडा है, ऑप्शन सी वाला राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे कहते हैं, क्या जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कि जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है वाक्यांश के लिए क्या बनेगा। देखिए भाई नोट कर लीजिएगा, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे कहते हैं सदावर्त। कई जगह आपको पढ़ाया गया है, ये क्वेश्चन गलती मत करिएगा, याद रखिए इसको हमने कई बार पढ़ाया है आपको, यहाँ पर सदावर्त होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा। तो 21 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपका जवाब हो जाता है यहाँ पर, देखो यदि बारिश होती तो आपका हो जाएगा हेतु हेतु मद भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेतु हेतु मद भूतकाल ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर। अगला है, दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या होता है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रतिक्रिया मतलब होता है जब उसका क्या मिले, आपका उत्तर मिले, अर्थात प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा, प्रतिक्रिया बोल दीजिए या प्रत्युत्तर दीजिए, है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया है युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाले के लिए क्या बोलते हैं। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को बोलते हैं युधिष्ठिर, अर्थात युधिष्ठिर में कोई भी व्यक्ति नहीं होती है, अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये अलुक तत्पुरुष समास है। कैसा है, अलुक तत्पुरुष समास है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसे रट लीजिएगा, जिनको भी समझ में नहीं आता है तो रट लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मिलेगा। कह रहे माँ का लड़का कहाँ गया, उद्देश्य का विस्तार करिएगा। माँ का लड़का, है ना, माँ का लड़का अर्थात बात करें तो माँ का लड़का पूरा ये उद्देश्य हो गया। इसमें क्या है, आपका संबंध दर्शा रहा है ना। तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ बताना है। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, तो पक्षियों की तरह तो अब मतलब ही नहीं होगा, मच्छियों को मतलब नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं, है ना। समान प्रवृत्ति वाले लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, सराहते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है खरीफ की जो फसल है वो आपकी कैसी फसल है, मतलब खरीफ की जो फसलें होती हैं वो कैसी फसलें होती हैं। तो भई हमने आपको बताया था खासे खरीब और खासे खराब। क्या पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था खासे खरीब खासे खराब, मतलब खराब होती है बारिश। क्यों भाई, बारिश आपको 3 4 5 दिन लगातार अगर ऐसे बरसती रहे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बरसे रहे, तो आप कहोगे ना कि लगता है बादल फट गया है ना, सड़ गया है, कि ऐसे धीरे धीरे बरस रहा है, बरसना है तो अच्छे से बरस जाओ, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ऐसे समझिए कि बारिश जो होती है वो खराब होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, कि जो खरीफ की फसल होती है वो कैसी होती है, बरसात के समय आपकी बोई जाती हैं। ठीक है ना, मतलब ये कह सकते हैं कि बरसात के मौसम में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में ये काट ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से बॉम्बे हाई का संबंध किससे है। बॉम्बे हाई का जो संबंध है वो किससे है, 52 का ऑप्शन दीजिएगा। बॉम्बे हाई का जो संबंध है वो किससे है। 52 का अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर निकलता क्या है, अपतटीय तेल क्षेत्र है, अपतटीय तेल क्षेत्र है, मतलब अब इसे हम लोग मुंबई हाई कहते हैं। अरब सागर को जो है उसके तट में अपतटीय क्षेत्र है जहाँ पर तेल वगैरह आपका निकलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा आपका थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो आपका है वो कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो महान्यायवादी होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना, जो आर्टिकल नंबर आपका 76 हमने कई बार पढ़ाया है कि इस आर्टिकल को भी याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 76 के तहत भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर प्राक्कलन समिति में जो सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं।
चलिए यहाँ पर 54 का ऑप्शन नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर, आपके 30 होते हैं। कितने होते हैं? यहाँ पर 30 होते हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो संस्थापक है वो आपका कौन सा है? तो धर्मपाल, आपने ना कई बार पढ़ा भी होगा कि धर्मपाल जो आपका है इसका राइट आंसर हो जाएगा 783 कह सकते हैं ईस्वी से लेके 820 ईस्वी तक कह सकते हैं। इसका जो ऑप्शन है आपका बी वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज का गठन किया था? सत्य शोधक समाज का जो गठन किया था ये कब किया था? तो डेट भी याद रखिए और ईस्वी भी याद रखिएगा, क्योंकि डेट पूछ लेता है 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1873। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, जो कि पुणे में, कहाँ पर? पुणे में ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित किया गया था। ये सामाजिक सुधार आपका था। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर का जागरूकता कार्यक्रम संभव शुरू किया है? 57 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? देखिए नोट कर लीजिएगा। 57 का ऑप्शन हो जाएगा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ये इसके द्वारा शुरू किया गया है और ये ई राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम है आपका। तो इसका ऑप्शन में आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोल देते हैं संभाव्य, क्या बोल देते हैं? संभव बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? निम्नलिखित में से किसने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में कहा है? यहाँ पर 58 नंबर में। तो देखिए भाई 58 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए जो जवाहरलाल नेहरू थे, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में क्रोमोजोम डीएनए और से मिलकर बने होते हैं। कोशिका में क्रोमोसोम हो जाएगा, क्रोमोसोम डीएनए और से मिलकर बने होते हैं। तो 59 की अगर हम बात करते हैं तो ये होते हैं प्रोटीन से। किससे होते हैं? तो कोशिका में क्रोमोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बने होते हैं। इसको क्रोमोसोम कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर क्या होते हैं? बने होते हैं, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो देखो जो पत्ता होता है उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई पत्ती है तो पत्ती में बीच होता है, तो इनमें से क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या होता है, कह सकते हैं ये क्रिया संभव हो पाती है। ठीक है, जो कि क्लोरोफिल जो होता है सूर्य के प्रकाश में अवशोषण कर लेता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? यूपी जीके आप लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? देख सकते हैं यूपी जीके में इस प्रकार के जो क्वेश्चन है हमने आपको बहुत बार पढ़ाया है और तुरंत देखकर ही जवाब दे सकते हैं। इसमें कोई डाउट ये नहीं है कि नहीं आप लोगों को नहीं आता है, ये सब चीज़ सब लोगों को आता है। ठीक है, लाइक शेयर का ध्यान रखिएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं जितने भी स्टूडेंट, तो लाइक शेयर भी कर दिया करें। ऑफलाइन वाले भी यहाँ पर लाइक शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही मोटिवेट करता है। हमने बता दिया है, चाहे हमारी तबीयत खराब होती है, चाहे कुछ भी होती है, लेकिन जो क्लासें आपकी रेगुलर हैं तो प्रयास तो हमारा यही रहता है कि हम आपको पूरी की पूरी क्लासें आपको देते रहें, है ना। तो भाई लाइक शेयर का ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश का जीवंत नगर जो कहा जाता है, नोट करिएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा आपके वाराणसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? देखिए काफ़ी लोग जवाब भी दे रहे हैं, वाराणसी को माना जाता है, याद रखिएगा। इसका प्राचीन नाम क्या था? काशी था। इसका प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पर काशी था। तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सही है? किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सही है, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। तो किसी द्रव्यमान के लिए सही है, तो ये जो द्रव्यमान है क्या अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है? भाई जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान आपका स्थिर ही रहेगा, है ना भाई। द्रव्यमान जो आपका है वो स्थिर ही रहेगा भाई, है ना, वो थोड़ा गड़बड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि तरंगे होती हैं उन्हें कहते क्या हैं? चलिए जवाब दीजिएगा कि 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? चलिए बताइए भाई क्या कहते हैं इनको। देखिए 63 नंबर में, तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा ए नंबर, अल्ट्रासाउंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये कह सकते हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे होती हैं उनको हम लोग इंफ्रासाउंड कहा जाता है। जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, है ना। और इन्हें समानता कान से नहीं सुना जा सकता, इनको हम लोग कान से नहीं सुन सकते हैं, अर्थात इतनी जो फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम लोग कान से नहीं सुन सकते हैं। ठीक है ना, तो इस कारण से ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है डाटा या स्थान घेरने के अनुसार
यहाँ पर दिया है डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे बड़े से सबसे छोटे श्रेणी में कौन संयोजित है। मतलब जैसे क्या होता है, आप लोगों को पास नेट मिलता है ना। अब नेट में देखो सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे छोटा क्या होता है। तो सबसे बड़ा होता है टीवी और सबसे होता है केबी, ठीक है ना। तो भाई अगर देखा जाए तो केबी इसी में लास्ट में है, तो ये तो आपके हो नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जीबी है और जीबी से पहले आपका टीबी होता है, अर्थात टेराबाइट होता है। क्या होता है, टेराबाइट होता है। फिर जीबी होती है ना, फिर आपका एमबी होती है, फिर आपकी केबी होती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति दूध से मक्खन निकालने में सहायक होती है। दूध से मक्खन निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए, दूध से अगर मक्खन निकालना है तो क्या हो सकता है इसमें से। आपका जवाब यहाँ पर 65 नंबर में ऑप्शन देखिए, आपका जवाब क्या हो जाएगा। आसवन तो होता नहीं है, यहाँ पर बोलते हैं केंद्रीय प्रसारण। देखिए इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, केंद्र प्रसारण इसे कहते हैं। मतलब ये भी कह सकते हैं, एक अपनी भाषा में हम लोग बोले थे ना, तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोलते हैं, इसे कुछ और शब्द बोला जाता है। 65 वाले का जो ऑप्शन बनेगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूगल नहीं बोलते, कुछ एक शब्द और बोलते हैं, हमें याद नहीं आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल होता है वो जो अंदर की ओर जाता है ना। ये जो आपका क्रीम होता है वो बाहर निकलता है। क्या होता है, वो बाहर निकलता है, बाहर को आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए, इंग्लिश में जो भी बोलते हैं इसे। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, नीचे दिए गए अधातुओं में से कौन सी एक अधातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा कि नीचे दिए गए अधातुओं में से कौन सी एक अधातु विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है। तो यहाँ पर आपका 66 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पर गंधक है, सीसा है, फास्फोरस है और आपका कोयला है। यहाँ पर जो आपका आंसर है 66 नंबर में वो आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका सीसा है ना, सीसा जो ऑप्शन है आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा, सीसा बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर एलईडी कहाँ दिए गए हैं। चलिए यहाँ पर देखो, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वो 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था। चलिए यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा आपका प्रयागराज, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, प्रयागराज या तो इलाहाबाद कह सकते हैं। ठीक है जी हाँ, आप केंद्रीय बल कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था। चलिए 68 का जवाब दीजिएगा। भारत निर्माण योजना जो शुरू की गई है कब शुरू की गई थी। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा, 2005 में हो जाएगा क्या। 68 नंबर में देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपका 2005। 16 दिसंबर 2005 को भारत निर्माण नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और यह योजना मुख्यतः 6 क्षेत्रों पर थी। हमने बताया भी था कि ये जो आपकी योजना है वो 6 क्षेत्रों पर थी। पहली थी बिजली, फिर पानी, सड़क, सिंचाई, दूरसंचार और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास। तो याद रखिएगा कि 6 क्षेत्रों पर ये काम करती है भारत निर्माण योजना। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था। तो देखो भाई यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा हम्फ्री डेवी। कौन है आपके, हम्फ्री डेवी इसका नाम है। याद रखिए, जो कि लैंप एक होता है ज्वलनशील वातावरण में उपयोग किया जाता है ना, और ये एक सुरक्षा दीप होता है और ये 1815 में आपके डेवी द्वारा विकसित किया गया था। कब, तो 1815 में ये आपका विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं। देखो भाई ये 2011 के अनुसार दिया गया है, कोई नया डाटा तो पूछा नहीं गया है ना। प्राथमिक क्षेत्र होता है जो आपका कृषि क्षेत्र होता है, तो आपका 70 का ऑप्शन क्या बन जाएगा इसमें से। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 59.3। क्या हो जाएगा 59.3 इसका ऑप्शन जो बनेगा, यहाँ पर आपका 3rd नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका है वो किस लिए प्रसिद्ध है, आपको पढ़ाया गया होगा कि जो भीमबेटका है यहाँ पर काफ़ी खोज की गई है। यहाँ पर गुफा है, गुफा में काफ़ी शैल चित्र बने हैं, काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, गुफा शैल चित्र के लिए ये आपका जाना जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर लगभग हमने बताया था कि 30,000 वर्ष पुराने आपके अवशेष मिले हैं जो आपकी गुफा है इसमें हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशियाई कौन थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एशियाई इनमें से कौन थे। तो देखो सबसे पहले आपको मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को केवल भारत तो नहीं बल्कि पूरे एशिया में पहले व्यक्ति थे जो कि 1913 में इन्हें कविताओं की संग्रह के लिए जो कि गीतांजलि था उसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा क्या, 3rd नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का परीक्षण किया है। ये बताइए नूरी का जो परीक्षण किया है वो किसने किया है, तो आपके दक्षिण कोरिया ने किया है। याद रखिए ये बात है अक्टूबर 2021 की। याद रखिए अक्टूबर 2021 में इन्होंने अपना पहला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है दक्षिण कोरिया ने, जिसका नाम क्या है आपका नूरी नाम है। याद रखिए नूरी, है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है 74 में, तो ये है आपके कहाँ पर भाई, आपका इटली के राजधानी रोम में है। इटली की राजधानी रोम में है। और स्थापना की बात करते हैं तो 16 अक्टूबर की इसकी स्थापना की गई थी। कब, तो आपकी 1946 में। ठीक है 1946 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल माना जाता है 75 नंबर में। तो देखिए भाई यहाँ पर म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है कौन सा, चिन लोन। चिन लोन है यहाँ पर, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसे हम लोग केन बाल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे केन बाल भी कहते हैं। नोट करिएगा, चिन बॉल को केन बाल के नाम से भी जानते हैं, तो इसे केन बाल भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, मुंसफिर खाना तहसील किस जिले में स्थित है। मुंसफिर खाना तहसील किस जिले में है। इसके पहले वाले मॉडल पेपर में भी आपको क्वेश्चन पढ़ाया भी था, है ना। यहाँ पर जो आपका आंसर है वर्तमान में जो आपकी है वो कहाँ पर है। वर्तमान में जो आपकी है कहाँ पर है, आपकी अमेठी में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है भाई, अमेठी में पड़ती है। याद रखिए मुंसिफ खाना तहसील वर्तमान में अमेठी जिले में आपका है। याद रखिएगा। पहले आपकी कहाँ, पूर्व में ये जो तहसील थी ये सुल्तानपुर जिले में थी। पहले इसके पहले जो थी वो सुल्तानपुर में थी, लेकिन वर्तमान में जो आपकी है वो आपकी अमेठी में है। कहाँ पर है, आपकी अमेठी में है। तो दोनों को हमने देखो बता दिया कि वर्तमान में अमेठी में है ना, और इसके पहले जो आपकी थी वो कहाँ पर थी, आपकी सुल्तानपुर में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चकबंदी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कितने बार पूरा हो चुका है। चलिए 77 का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, चकबंदी विभाग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है। चकबंदी विभाग का जो गठन है किसके अंतर्गत किया गया है। चकबंदी विभाग का जो गठन हुआ है किसके अंतर्गत। तो देखो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है। ये बताइए चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है। चकबंदी लेखपाल किसके अधीन होता है, तो आप कहेंगे कि चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। क्या होता है, चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है। चलिए राजस्व लेखपाल जो होता है वो किसके अधीन होता है, राजस्व लेखपाल। तो देखो राजस्व लेखपाल का जो पद होता है ये जिला अधिकारी के अधीन होता है। ठीक है, किसके होता है, जिला अधिकारी के अधीन होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। बनारस कह रहा है मिर्ची के लिए है ना, बलिया आपके परवल के लिए है, चंदौली आपके काला चावल के लिए है, मिर्जापुर आपके आलू के लिए है। चलिए 81 का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। मतलब एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी आई गई थी, उसी के तर्ज पर ये क्वेश्चन आपका बना है, और जिस जिले में जो उत्पादन होता है उसके बारे में आपका है। तो देखो भाई बनारस में मिर्ची होती है, ये पॉइंट बिल्कुल सही दिया है। बनारस में मिर्ची होती है, ये पॉइंट जो आपका है बिल्कुल सही दी गई है ना। और ये परवल हो गया बलिया में, परवल हो गया बलिया में, ये भी आपका सही है। सिद्धार्थनगर का जो है वो आपका काला चावल है ना, और चंदौली उसी एरिया में पड़ता है। चंदौली का भी क्या है, काला चावल है। मिर्ज़ापुर में जो आपका है वो आलू नहीं है भाई, मिर्ज़ापुर में टमाटर है। मिर्ज़ापुर में टमाटर है, इसको नोट करिए, मिर्ज़ापुर में टमाटर है। मिर्ज़ापुर में है वो आपका टमाटर है। ठीक है ना, तो चंदौली वाला मत करिए, क्योंकि चंदौली और सिद्धार्थनगर में काला चावल है। ठीक है, सिद्धार्थनगर में काला चावल है, और आपके कहाँ पर कह सकते हैं चंदौली में भी काला आपका कह सकते हैं काला नमक चावल आपका है। ठीक है, यहाँ पर जो मिर्ज़ापुर है वो टमाटर के लिए है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऐसा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं कि नहीं सिर्फ सिद्धार्थनगर में ही काला चावल होता है, नमक होता है और कहीं नहीं होता है। आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है कि काला नमक चावल सिर्फ एक ही जगह होती है। ये बताइए भारत में क्या जो चाय होती है क्या असम में ही होती है क्या। आपके गांव में जो दुकान है तो क्या एक दुकान में राजश्री मिलती है, एक दुकान में केसर मिलती है, एक दुकान में सनकी मिलती है क्या। ऐसा तो नहीं है।
ऐसा तो नहीं है ना भाई, क्या गेहूं सिर्फ एक ही जगह होता है क्या? हर जगह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे। चलिए तो देखिए यहाँ पर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी? 82 की जो ऑप्शन है, याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर, मेरठ में हो जाएगा कि राज्य सरकार मेरठ में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी और इसे ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नाम दिया जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? चलिए यहाँ पर बताना है जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। देखो जनपद स्तर की बात कर रहा है तो प्रदेश में चकबंदी अधिकारी को विभिन्न स्तर पर होता है ना। जनपद स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? चलिए चकबंदी का वास्तविक कार्य जो करता है वो कौन करता है? 84 नंबर में। तो ये चकबंदी का जो लेखपाल होता है, चकबंदी का जो लेखपाल होता है, इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की कैसी योजना है? चकबंदी प्रक्रिया या राज्य सरकार की कैसी योजना है? तो आप क्या कहेंगे? एक कल्याणकारी योजना है। कैसी है भाई? कल्याणकारी योजना है। याद रखिए कल्याणकारी योजना है। इसके द्वारा होता है जो जोतदार होती हैं, इनकी बिखरी हुई जो खेतें होती हैं उनको एकत्रित किया जाता है ना। तो चकों के लिए चक रोड निकाले जाते हैं, नाली निकाली जाती है, आदि व्यवस्था होती है, एकत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? चलिए बताइएगा चकबंदी समिति में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? कम से कम पूछा गया है। तो यहाँ पर 86 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन बन जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, आपके 5 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चकबंदी समिति में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? जब अधिकतम की बात कर ले तब आपको बताना है 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 सदस्य होते हैं जो अधिकतम होते हैं। ठीक है, न्यूनतम 5 होते हैं और अधिकतम कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई, इसमें सम्मिलित नहीं है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ है, नोएडा है, वाराणसी और कानपुर। कौन कौन? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर। इसके बाद अब 4 और शहरों में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने की तैयारी की गई है। वो शहर है आपके गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। अब इनमें से देखो आपके झांसी का नाम आया है क्या? नहीं आया है। मतलब पहले जो आपका था लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, कानपुर, ये तो ही थे, लेकिन अब 4 और शहर आपके इसमें से ऐड किए गए हैं, जिनमें से गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ हैं। तो इनमें से झांसी आपका नहीं है। तो बाद वाले ही पूछे गए हैं, गाजियाबाद, प्रयागराज, आगरा और मेरठ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? 89 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? 89 का जो ऑप्शन है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखो उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद है, याद रखिए मुरादाबाद शहर को दुनिया के नक्शे पर जगह मिली है, लेकिन इसकी वजह लोगों को पसंद नहीं आई है। दरअसल ध्वनि प्रदूषण यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो भैया आपका मुरादाबाद, गाजियाबाद होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर जो आपका गाजियाबाद से है तो यहाँ से कह सकते हैं इसका ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, गाजियाबाद इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, मुरादाबाद भी नाम आता है क्या भाई? गाजियाबाद ही आपका दिया है ऑप्शन। ठीक है, तो गाजियाबाद हम इसमें सही कर देंगे। और 2022 की अगर हम बात करते हैं, 2022 में 27 मार्च को एक रिपोर्ट आई थी, 27 मार्च को 2022 को रिपोर्ट आई थी, जिसमें से मुरादाबाद, कौन सा? मुरादाबाद आपने यहाँ नाम सुना होगा। ये 2022 की बात है, 27 मार्च 2022 की बात है, जो कि दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। तो दोनों पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये जो आपका 2022 के हिसाब से मार्च 2022 के अनुसार है आपका कौन? मुरादाबाद है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो आपका है वो आपका गाजियाबाद है। तो दोनों को याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जी हाँ, साउंड के मामले में है, यहाँ पर जो साउंड पॉल्यूशन है उसकी वजह से आपका ज़्यादा है। ठीक है ना, वायु की जो गुणवत्ता है वो बहुत खराब है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि चकबंदी समिति में कितने नामांकित सदस्य होते हैं? चकबंदी समिति में कितने नामांकित सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है आपका सी नंबर हो जाएगा, 4 होते हैं। मतलब चकबंदी समिति में जो कटक होता है, कटक के खातेदारों में योग्यताएं जो रखने वाले कुछ खातेदार होते हैं, जिनमें से आपके ऐसे जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या 4 होती है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब बनाया गया था? उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब बनाया गया था? तो 91 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर थर्ड नंबर आपके 1953 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में यह अधिनियम बनाया गया था।
और आपके 1954 में लागू किया गया था। 1958 में पूरे प्रदेश में आपका लागू कर दिया गया था। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट क्लियर हुए, है ना। देखो आज के जो मॉडल पेपर है उसमें पूरा पूरा जो अगर चकबंदी से कोई क्वेश्चन आता है तो चकबंदी से लगभग सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर आज मिल गए होंगे। तो आज के टेस्ट पेपर के जितने भी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उनको नोट कर लीजिएगा। और हम आपको डेली यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस सेट होंगे कोई ना कोई एक टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो अगर ये पूरे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे तो हर एक टॉपिक आपकी क्लियर होंगे। तो आज की जितना भी आपका टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उस टॉपिक की जो क्वेश्चन उनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के समय रिवीजन के काम पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो चकबंदी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, यहाँ पर जो 92 का ऑप्शन है वो आपको हो जाएगा थर्ड नंबर, बिखरे जोतों को क्या करना, एकत्रित करना। तो ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर। अगला दिया गया है कि प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है। प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी जो होता है वो कौन होता है। तो आप कहेंगे क्या, यहाँ पर क्या कहेंगे, कलेक्टर कहेंगे। हमने बताया था राजस्व जब वसूलता है तो आपका कलेक्टर होता है, लेकिन न्याय के हिसाब से जब कार्य करता है तब उसे जिलाधिकारी कहते हैं। तो यहाँ पर कलेक्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रत्येक जिले में लेखपाल की संख्या कौन निर्धारित करता है। 94 को ऑप्शन दीजिएगा कि प्रत्येक जिले में लेखपाल की संख्या कौन निर्धारित करता है। तो इस क्वेश्चन को हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाया था कि राज्य सरकार के अनुसार यह तो होता है ना। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा आपका ए नंबर, राज्य सरकार का हो जाएगा। ठीक, जिला अधिकारी मत लगाइए, यहाँ पर राज्य सरकार बताना है, क्योंकि जो लेखपाल होता है वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्या, राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर 17 सितंबर 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक कहाँ हुई है। ये जो 45वीं बैठक हुई है कहाँ पर हुई, 95 में। तो ऑप्शन को नोट करिए, ऑप्शन बनेगा आपका फर्स्ट नंबर, आपके लखनऊ में हुई। कहाँ पर है, लखनऊ में हुई, याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस योजना के स्थान पर DDUGJYE को प्रतिस्थापित किया गया है। मतलब इस योजना को, ये जो आपकी योजना है, ये योजना किसके स्थान पर की गई है। तो ये योजना है आपकी किसके, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। इसको नोट करिएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। यहाँ पर आंसर राइट हो जाएगा। अच्छा, इस योजना को जो थी वो 2014 में कह सकते हैं पूर्ण राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के नाम से जाना गया था। कब, 2014 में इस योजना को इस नाम से जाना गया, 2014 में इस योजना के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, बाणसागर नहर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। बाणसागर नहर परियोजना से कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं। तो इनमें से जो लाभ लेते हैं वो कौन होते हैं, इनमें से जो लाभ लेते हैं वो कौन होते हैं। तो यहाँ पर 97 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर, सभी, अर्थात बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सभी इनमें से लेते हैं। ठीक है, और ये जो आपकी कह सकते हैं कि था, ये 1973 में आया था। मतलब वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य की मध्य ये सोन नदी जनपद पर बना हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, गंडक नहर प्रणाली परियोजना कब से प्रारंभ हुई। गंडक नहर प्रणाली परियोजना कब से प्रारंभ हुई, 98 नंबर में। तो 98 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा 1961 में। याद रखिए, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1961 में हुई थी। और यह बिहार उत्तर प्रदेश की क्या है, एक सम्मिलित परियोजना है और इससे नेपाल को भी लाभ मिलता है। अर्थात इससे क्या होता है, गंडक परियोजना से यूपी और बिहार के साथ साथ आपके नेपाल को भी इससे लाभ मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। लाइक शेयर का भी ध्यान रखिए। देखिए काफ़ी लोग जुड़े हैं और हमने बताया था कि लॉजिक यही कहा जाता है ना, मैथमेटिक्स ये कहती है कि जितने स्टूडेंट जुड़े हों उतने स्टूडेंट को ही लाइक जरूर करना चाहिए, क्योंकि वही स्टूडेंट जरूर जुड़ते हैं जो कहीं ना कहीं डेली तत्पर होते हैं और बहुत ही इच्छुक होते हैं जॉब पाने के लिए। तो ऐसे लोग अपनी मेहनत को भी जानते हैं और दूसरे की मेहनत को भी जानते हैं। तो भाई आप लोग लाइक शेयर का भी ध्यान दिया करें, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। 99 का ऑप्शन बनेगा आपका थर्ड नंबर, आपके इलाहाबाद में है। कहाँ पर है, आपके इलाहाबाद, इसका ऑप्शन बनेगा थर्ड नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया, राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है। यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो आपका है इनमें से कौन सा हो जाएगा, 100 नंबर में। तो भाई आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं क्योंकि हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार दिया गया 100 नंबर में, क्या हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा आपका हस्तिनापुर हो जाएगा, याद रखिए हस्तिनापुर वन्यजीव विहार आपका है, जो कि काफ़ी क्षेत्र में विस्तारित है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर आदि क्षेत्रों में ये विस्तारित आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। साथ साथ में देखिए जो लोग यहाँ पर तैयारी लेखपाल की कर रहे हैं तो थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा सा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। मात्र 35 रुपये खर्च करने में आपको पूरी की पूरी हिंदी और आपकी जो थ्योरी है कंप्लीट हो जाएगी। 35 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। और आपको हम बता दें कि हिंदी के जो 25 में 25 क्वेश्चन नंबर आपको फंस जाएंगे, 25/25 आपको हिंदी के हमारे इसी PDF से आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। मात्र 35 रुपये की बात है। हिंदी को कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि बहुत लोग हिंदी में बहुत पीछे हैं, तो हिंदी को कमज़ोर मत समझिए। और यहाँ पर करंट अफेयर अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग ग्रामीण परिवेश में अच्छा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि करंट अफेयर से संबंधित जो आपकी योजनाएं होती हैं वो अगर करंट अफेयर को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो ग्रामीण परिवेश का लगभग 25% आपका करंट अफेयर से कंप्लीट हो जाता है ना। क्योंकि उसमें योजनाएं 2022 की हैं, 2021 की हैं, वो भी कंप्लीट होंगी। 1500 क्वेश्चन इसमें आपके हैं। पॉलिटी के लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हिस्ट्री के ले सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर की और हिंदी की जरूर ले लीजिएगा। यहाँ पर हमने करंट अफेयर को इस हिसाब से बनाया है कि आप लोग उसको रिवीजन चाहोगे तो एक दिन में पूरा का पूरा 1500 क्वेश्चन रिवीजन कर सकते हो, और चाहोगे तो डेली 1 घंटा समय दोगे और 1500 क्वेश्चन को रट डालोगे एक हफ्ते में। ऐसे रट जाएगा करंट अफेयर जैसे कि बिल्कुल से का खा गा अंगा होती है ना। क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिया है और उसके साथ साथ आंसर दिया है, और देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है, कौन भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? आयशा अजीज आपकी है ना। अगला यहाँ पर देख सकते हैं किस एथलीट को असम के मुख्यमंत्री ने DSP नियुक्त किया है, ठीक है ना। मतलब हर एक वो क्वेश्चन हमने आपको यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो आपको है। साथ में यहाँ पर देखिए हिंदी को भी आपको इस प्रकार से पढ़ना है, थ्योरी भी आपको पढ़ना है, और थ्योरी के साथ साथ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। विशेषण वगैरह जो भी आपको है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया गया है कि अरविंद बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत क्या है और तेज क्या है ना, इस चीज़ को हमने समझा दिया है। पर्यायवाची भी वही हमने यहाँ पर टाइप किया है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे इंद्र का है, कामदेव का बहुत पूछा जाता है, कपड़ा का भी पूछा जाता है, तो यही पर्यायवाची है, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। मतलब हिंदी में अगर आप लोग लेते हैं तो 25/25 आपको हमारी PDF से मिल जाएंगे, इसकी गारंटी।